हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हमने बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने यूरोपीय शक्तियों को यहाँ से खदेड़ा, कैसे उन्होंने कंपटीशन में उनको हराया, चाहे वो डचों को विदारा के युद्ध में हराना हो या फ्रांसीसियों किस युद्ध में रहा था, फ्रांसीसियों को वॉन्डिवॉस के युद्ध में। ये युद्ध याद रखने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में सीधा यही पूछता है कि वॉन्डिवॉस के युद्ध में किसको हराया गया या फ्रांसीसियों कौन सा अंतिम युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने हराया। तो आपको वो युद्ध याद रहना चाहिए। ठीक, तो अब हम चलते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। हमने एक स्टोरी आपको बता दी थी करीब करीब कि कैसे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में भिड़ंत हुई। हुआ क्या, सिराजुद्दौला ने अपने जो जब ये नवाब बने तो वहां पे इनके जो मौसी थी और एक दो सगे संबंधी थे, इन्होंने इनका विरोध किया। उसमें घसीटी बेगम का नाम आता है, पूर्णिया के नवाब का नाम आता है, जमींदारों का नाम आता है। तो वहां पे क्या हुआ कि इनका विरोध इनको झेलना पड़ा। उसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन लोगों को निष्कासित किया वहां से। जब निष्कासित किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको शरण दे दी। अच्छा, शरण तो दी पहली चीज, दूसरी एक तो शरण दी इनके विरोधियों को, दूसरी चीज क्या की, इन्होंने क्या किया कि सिराजुद्दौला चूंकि बंगाल के नवाब थे, इनके बिना परमिशन के कोलकाता में जो उन्होंने शहर बसाया था अपना कोलकाता, फोर्ट विलियम, इसकी किलेबंदी कर दी। क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। इस चीज से सिराजुद्दौला हो गए खफा। अब इन्होंने क्या किया, अटैक करके क्या किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा। क्या किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ठीक, अंग्रेज वहां से भागे थे। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ, एक वहां पे एक ब्लैक हॉल की घटना होती है। ब्लैक हॉल की घटना होती है। बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने जब अटैक किया कोलकाता पे तो एक कोठी थी, उसमें 100-150 लोगों को भर दिया, बहुत छोटे से एरिया में। और वहां वो मतलब सांस न लेने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लैक हॉल की घटना। कौन सी, ब्लैक हॉल की घटना, याद रखना। इन्होंने क्या किया था कि 126 या 150 के आसपास अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और उसमें अधिकतम लोग मर गए, मतलब सांस न लेने के कारण। तो इसका कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया और उनके अंदर बहुत ज्यादा इसके लिए रोष पैदा हुआ। किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ। अब इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज यहां से तो वापस जाते हैं, लेकिन फिर आता है कौन, क्लाइव। क्लाइव आता है अपनी सेना के साथ। और जब क्लाइव आता है तो ये पहले लड़ने के उद्देश्य से तो आता ही है, लेकिन ये लड़ता कैसे, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के साथ, षड्यंत्र रचता है कि पहले इनके जो पैसे वाले लोग हैं उनको अपनी तरफ करो, इनके जो सेना नायक है उनको अपनी तरफ करो। तो इसने इसमें क्या किया, इनके जो सेना नायक थे मीर जाफर, ये नाम नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा आपको। मीर जाफर, सेठ अमीचंद, ये बैंकर थे। ठीक है, इन लोगों को क्या किया, अंग्रेजों ने अपने साथ कर लिया। तो जब युद्ध का समय आया, सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, प्लासी के युद्ध में। प्लासी, दो युद्ध आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए बंगाल से रिलेटेड। एक प्लासी का युद्ध कब का है, 1757। और फिर मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था बक्सर का युद्ध 1764। तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने जब युद्ध में उतरे तो यहाँ जब देखते हैं कि इनका जो सेना नायक है मीर जाफर, वही बैक कर गया, वो युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। और सेठ अमीचंद वगैरह भी नहीं शामिल। और एक थे जगत सराय करके हैं, आपको बताता हूँ इनका नाम क्या है, जगत सेठ। ये सब क्या है इनके, देखिए कभी कभी एग्जाम में नाम पूछा था कि कौन से वे समूह थे जो सिराजुद्दौला का कहीं ना कहीं षड्यंत्र में शामिल थे। तो मीर जाफर, अमीर चंद, जगत सेठ, इन लोगों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ कॉन्स्पिरेसी की, धोखा किया। तो इसके कारण से क्या होता है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई और अंग्रेज विजित हुए। विजित क्या हुए वो कहने की बस वो बात है, लेकिन वो षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला हट गया वहां से। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो सेना नायक मीर जाफर है उनको क्या बनाया, कठपुतली सम्राट। ठीक है, अब ये बन गए क्या, कठपुतली सम्राट, कठपुतली नवाब बन गए यहाँ के। अब की ताकत तो इनके पास दिख रही है कि नवाब है, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति किसके हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में, मीर जाफर का। और मीर जाफर ने जैसा कि उनको प्रॉमिस किया था, जीतने के बाद इनको 24 परगना क्षेत्र दिया जमींदारी के लिए और बाकी खूब सारा पैसा उनको दिया। कुछ समय तक ये चीजें चलती रही, लेकिन मीर जाफर
भी इनके शोषण से परेशान हो गया, और जब इनकी अनबन होने लगी तब फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इनके दामाद मीर कासिम को बिठाया। मीर कासिम को नवाब की गद्दी पर बिठा दिया। याद रखना इसको, मीर जाफर देन मीर कासिम, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं कि मीर कासिम से क्या लफड़ा हुआ, कैसे आगे बढ़ा। ठीक, मीर जाफर, अमीर चंद, जगत सेठ, ये तीन ऐसे थे जिन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, या जो अंग्रेजों के षड्यंत्र में शामिल हुए क्लाइव के साथ। मीर जाफर, अमीर चंद, जगत सेठ। ठीक, मीर जाफर क्या थे, सैन्य प्रमुख। अमीर चंद क्या थे, बैंकर। जगत सेठ क्या थे, जगत सेठ बैंकर थे। अमीर चंद पूंजीपति थे। ये सब पैसे वाले लोग हैं उस समय के, बड़े वर्ग, पूंजीपति। पूंजीपति ये थे बैंकर। ठीक, ये है सैन्य प्रमुख, सैन्य प्रमुख। मीर जाफर उसके सेनानायक हैं, अमित चंद पूंजीपति भी हैं, जगत सेठ बैंकर हैं। ठीक है, और एक और भी हैं, मानिक चंद। मानिक चंद ये कलकत्ता के प्रभारी हैं। इन सब ने क्या किया, अपने नवाब के साथ षड्यंत्र किया। अंग्रेजों के चाल में ये लोग आ गए कि आपको हम नवाब बनाएंगे। इसी चक्कर में प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, अंग्रेजों ने विजिट किया, अर्थात मीर जाफर उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे अंग्रेज जीत गए। और उसके बाद सिराजुद्दौला वहां से भागते हैं और इनकी हत्या हो जाती है, और मीर जाफर को नवाब की गद्दी मिल जाती है। अच्छा, अब क्या होता है, मीर जाफर शोषण हो रहा है, शोषित हो रहा है, पैसा दे रहा है, अंग्रेज उसको और शोषित कर रहे हैं पैसे के लिए, और जब नहीं दे पाता तो उसको हटा के मीर कासिम को बना देते हैं। अच्छा, अब मीर कासिम क्या करना है, मीर कासिम देखो, मीर कासिम का क्या नेचर है ना, मीर कासिम अपने राज्य को मजबूत करने में लगा है। तो वो करता क्या है, कुछ समय तक तो अंग्रेजों का साथ देता है कि ठीक है चलिए हम आपको पैसा दे रहे हैं ये, लेकिन बाद में जब वो समझ जाता है कि ये प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि अपने जो शासन को मजबूत करने के लिए यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को ट्रेनिंग देने लगा, अपनी राजधानी को मुंगेर शिफ्ट करने लगा। अब इससे अंग्रेजों को क्या लग गया कि कहीं ना कहीं अब हमसे कंट्रोल नहीं होना चाहता। ठीक, कहीं ना कहीं ये अब हमसे कंट्रोल नहीं होना चाहता। इसी क्रम में जब उन्हें लग गया कि ये हमसे कंट्रोल नहीं होता, तब अंग्रेजों ने इसको फिर उस क्या किया, अंग्रेजों ने फिर मीर कासिम को हटाया। फिर से देखिए अंग्रेजों का काम, फिर से मीर कासिम को हटा दिया और फिर ले आए किसको, मीर जाफर को। फिर उसके ससुर जो हैं उसको फिर से गद्दी पे बिठा दिया, जिसको हटाया था फिर से उसी को गद्दी पे बिठाया। अब होता क्या है, मीर कासिम कहां भागते हैं, मीर कासिम जाते हैं अवध के पास। अवध के नवाब कौन है, उसमें अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला। ठीक, सुजाउद्दौला, इनके पास जाते हैं, शरण लेते हैं इनका कि चलिए हम युद्ध करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा, इनके पास ऑलरेडी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी वही हैं, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन नाम याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा आएगा, शाह आलम द्वितीय। और मीर कासिम आ ही गए, तो अब कितने लोग हो गए, 1, 2 और ये 3, ये तीनों गठबंधन करते हैं कि चलो अब हम इकट्ठा होके अंग्रेजों से लड़ेंगे। अंग्रेजों से, जो अंग्रेजी सरकार की कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे हम युद्ध करेंगे। और ये युद्ध कब होता है, ये युद्ध होता है 1764, जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया, जो उनका तब तक क्लाइव जा चुका है, तो नेतृत्व किसने किया, वो किया हेक्टर मुनरो ने। किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछे कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा, हेक्टर मुनरो। इंडिया जो गठबंधन था उसमें कौन कौन था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, अवध के नवाब सुजाउद्दौला,
और बंगाल का जो भगाया हुआ नवाब था, अपदस्थ जिसे बोलेंगे, अपदस्थ का मतलब जिसको पद से हटा दिया गया, मीर कासिम। तो ये 3 वर्सेस इधर 1 हेक्टर मुनरो, ये युद्ध होता है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं आगे होता क्या है। ये चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय एंड शुजाउद्दौला वर्सेस हेक्टर मुनरो 1764। ये एकदम याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा मीर कासिम का देखिए, मीर कासिम का क्या मामला है। मीर कासिम एक तो अपने सेना को यूरोपीय पद्धति से ट्रेनिंग देने लगा, तो अंग्रेजों को लगा कि ये सशक्त होना चाह रहा है। दूसरी चीज, अपनी राजधानी कहाँ चेंज कर ली, मुंगेर कर ली। मुंगेर क्यों की, क्योंकि वो चाहता था कि मैं कोलकाता से दूर जाऊंगा तो वो हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे हमारे शासन प्रशासन में। ये मुंगेर गया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि हमसे दूर क्यों जा रहा है, इसका मतलब ये चाह रहा है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। जैसे अंग्रेजों को लगा कि कठपुतली उड़ने को तैयार नहीं, इसको तुरंत हटाया, बोला ऐसा करो मीर जाफर को फिर से लाओ। क्योंकि उनको नवाब नहीं चाहिए था, शासन नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था अपना कठपुतली, जो कि उससे मीर कासिम बनने को कुछ दिनों बाद तैयार होने से मना कर दिया। ठीक है, और एक चीज और थी बहुत बड़े विरोध की। अंग्रेज क्या करते थे ना, अंग्रेजों के पास क्या था, व्यापार करने के लिए इनको निःशुल्क छूट मिली हुई थी, इनको छूट मिली हुई थी। तो मीर कासिम ने क्या किया, जो व्यापारिक छूट थी बंगाल में वो सभी को दे दी, वहां के समस्त सभी भारतीयों को भी दे दी। अब इससे अंग्रेजों को जो विशेष लाभ मिलता था ना, वो मिलना समाप्त हो गया। और ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बुरा लगा कि आपने जो हमारी सहूलियत थी, जो हमारी एक विशेष हमें सुविधा मिली थी, आपने उसको समाप्त किया। तो इन्हीं सब रीजन से ब्रिटिश का मीर कासिम से मोह भंग हुआ और मीर कासिम फिर भागा अवध के नवाब के पास। ठीक है, तो जो चुंगी कर था, मीर कासिम ने मना किया। इसको क्या बोलते थे, जो छूट थी उसको बोलते थे दस्तक। क्या बोलते थे, दस्तक। तो दस्तक का जो सुविधा थी, जो फ्री रहता था, तो मीर कासिम ने सभी नागरिकों के लिए कर दिया, जिससे कि अंग्रेजों की जो विशेष सुविधा थी, वो व्यापारिक लाभ जो मिलता था, वो लाभ मिलना बंद हो गया। इसी वजह से मीर कासिम से इनकी दुश्मनी और बढ़ गई। फिर आते हैं मीर जाफर, और मीर जाफर आते हैं, उसके बाद फिर युद्ध होता है बक्सर का। ठीक, अब बक्सर के युद्ध का परिणाम हम डिस्कस करेंगे कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है। बक्सर के युद्ध का परिणाम ये होता है कि बक्सर का युद्ध जो है ना, बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का स्थायित्व भारत में स्थापित करने वाला युद्ध कौन सा है, बक्सर का युद्ध। आपको मैं बता रहा हूं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन केवल इन्हीं चीजों पे आए हुए हैं। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा तब आप देखना। अच्छा, जब ये क्या होता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं ये स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अवध एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, मुगल सम्राट स्वयं थे, बंगाल के जो मीर कासिम थे वो थे, तीनों को अकेले अंग्रेजों ने हराया। अच्छा, उसमें एक भाई वो उनकी डिसिप्लिनरी थी और उनके जो लड़ने की रणनीति थी कहीं ना कहीं बेहतर रही होगी, तभी वो जीते। क्योंकि जो प्लासी के युद्ध में हुआ था, प्लासी के युद्ध में क्या होता, कॉन्स्पिरेसी हुई थी, बट बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी। बक्सर का युद्ध सच में प्योर युद्ध था, मतलब उसमें आमने सामने की लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने इन्हें मात दी। तो इस युद्ध से कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि भारत में अब जो देसी राजा है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से पिछड़ गए युद्ध शक्ति में। अब अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ाना चालू किया, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया कि अब हम चीजें बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जब बक्सर का युद्ध जीतते हैं, इसके बाद क्या हुआ, अब आगे हम देखेंगे 2 संधियां होती हैं और उन संधियों में अंग्रेजों ने खूब सारा पैसा और जो दीवानी अधिकार प्राप्त किया, उससे जो अंग्रेजी शक्ति है वो बहुत मजबूत हुई। तो अब हम चलते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो इलाहाबाद की संधि टॉपिक है हमारा, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हो रही है, ये हो रही है बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, अच्छा, जब युद्ध में सारी चीजें हो गई तो अब संधि होनी है। तो संधि देखिए, जो क्लाइव था ना,
वो बहुत शातिर था, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा शातिर और चालाक था। इसको फिर से बुलाया गया कि आइए संधि करनी है। तो अब क्लाइव आता है, दोबारा बुलाया गया इसको, जबकि भेज दिया गया था, क्लाइव तो था नहीं युद्ध में। अब क्लाइव आता है और क्लाइव और जो तीन वो हैं इधर के अपने, मतलब अवध, मुगल, ठीक, इन सब का, और जो बंगाल है, अवध मुगल के साथ एक जो संधि होती है। तो अब क्या करता है वो मीर जाफर के, अंग्रेजों ने क्या किया, जो मीर जाफर है ना, मीर जाफर का पुत्र था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, ये क्या था, नाबालिग था। इसको क्या किया, नवाब घोषित कर दिया, नवाब। ये लिख लीजिए, मीर जाफर का जो पुत्र था, अल्प वयस्क पुत्र था, मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को नवाब बनाया और इलाहाबाद की संधि की गई। इसी के साथ इलाहाबाद की संधि की गई। ठीक, ठीक है। तो क्लाइव, एक तरफ क्लाइव रहा, एक तरफ अवध, मुगल और बंगाल। ठीक है। तो बंगाल की तरफ से कौन रहेगा, मीर जाफर थे, मीर जाफर का बेटा कौन, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। और मुगल की तरफ से शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, और अवध की तरफ से शुजाउद्दौला। ठीक, नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, और बंगाल का नजमुद्दौला, और इधर से क्लाइव। तो अगर कोई पूछे कि मुगल सम्राट जो इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के बाद 1765 में, वो किन किन के बीच हुई थी, तो वो उसमें हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, उसमें हस्ताक्षर करने वाले थे, एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे तीन, एक राजा और दो नवाब, एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, एक तरफ शुजाउद्दौला और एक तरफ नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन, जो बंगाल के नवाब मीर जाफर का अल्पवयस्क पुत्र था। ठीक, अल्पवयस्क पुत्र था। और ये हो कब रहा है, 1765 में। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की संधि प्रथम और द्वितीय। ठीक, तो अब देखिए प्रथम और द्वितीय संधि होती है। तो जो प्रथम संधि होती है ये क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच में होती है, क्लाइव प्लस मुगल सम्राट के बीच में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच में होती है। तो ये क्या करता है, यह मुगल सम्राट से बंगाल की दीवानी का अधिकार ले लेता है। अब उसको बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है अंग्रेजों से, अंग्रेजों को दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त। ये सोचिए, इतने बड़े राज्य की दीवानी, मतलब अब राजस्व अधिकार, वहां पे जितने होंगे वसूली करने का जो अधिकार होगा वो किसको मिलेगा, अंग्रेजों को। ठीक, स्थायी रूप से बंगाल, और बंगाल का मतलब क्या है, आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक, ये सब इन तीनों की दीवानी, दीवानी मतलब क्या, राजस्व वसूलने की शक्ति, राजस्व वसूलना। जो आज रेवेन्यू, जो आज कलेक्टर का उपयोग होता है, कलेक्टर क्या करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, तो वो सारा पावर कहीं न कहीं अंग्रेजों को मिल गया। किससे, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की फर्स्ट संधि से किसको मिला, क्लाइव, अर्थात अंग्रेजों को, क्योंकि क्लाइव भी बैठा था उसमें। ठीक, अच्छा, इसके बदले क्लाइव ने क्या कहा, वो बोला कि मुगल सम्राट को हम 26 लाख रुपया, मुगल, इसके बदले दीवानी के बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया पेंशन देंगे हम, 26 लाख रुपए पेंशन बांध दी। अब ये समझिए ना आप, ये संधि अब अंग्रेजों को कितनी ताकत दे रही है कि पूरे के पूरे बंगाल, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा, यहाँ से जितना भी कर मिलेगा सब अब अंग्रेज लेंगे। अब देखिए यहीं से अंग्रेज ताकतवर हो रहे हैं। शुरुआत उन्होंने कितना दिमाग लगाया उन्होंने कि पहले दीवानी अधिकार लो, पहले पूरा राज्य नहीं छीना। देखिए कितने
चालाक और कितने वो हैं ये लोग कि पहले पूरा राज्य मत छीनो, क्योंकि राज्य छीनने जाओगे ना तो जनता भड़क जाएगी, जनता में तो गुस्सा आ जाएगी कि भाई हमारे राज्य को हटा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, पहले राज्य नहीं छीना, पहले जो मलाई है पूरे राज्य की, जो दीवानी अधिकार है उसको छीना, ये मुगल सम्राट से, शाह आलम द्वितीय से क्या किया, दीवानी का अधिकार छीन लिया, मतलब संधि के तहत प्राप्त किया। छीनने का मतलब आप समझ लीजिए। और क्या किया, कंपनी ने अवध के नवाब से, कंपनी ने फर्स्ट में ही हो रहा है, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र, नवाब से कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। किसको दिया, ये दिया शाह आलम को, शाह आलम को दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ, एक तो हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार को अंग्रेजों ने प्राप्त किया। दूसरा, अवध के नवाब से जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, जिसको आज हम क्या कहते हैं प्रयागराज, और जो कड़ा का क्षेत्र है अर्थात जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी के आसपास और इलाहाबाद के क्षेत्र को उसने क्या किया, अवध के नवाब से लेके शाह आलम द्वितीय को दे दिया, जो कि मुगल सम्राट है उस समय के। ये संधि हुई। ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि कैसे अंग्रेज ताकतवर हो रहे हैं। इस चीज को लिख लीजिए, किन किन के बीच हुआ संधि, क्लाइव वर्सेस अवध, नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नजमुद्दौला। ठीक, और नजमुद्दौला कौन है, मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र हैं। और होती कब है, 1765, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजों से इन तीनों जो राजाओं की हार होती है, उसके बाद ये संधि होती है। आप ये नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं इलाहाबाद की संधि का दूसरा पार्ट पढ़ने। अभी पहले पार्ट में क्या देखा, मुगल सम्राट से, दूसरे पार्ट में क्लाइव वर्सेस बंगाल के नवाब से संधि क्या होती है। आप इसको नोट करिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट मेकिंग करते चलिए। पहले होती है इलाहाबाद की प्रथम संधि, अब होगी द्वितीय संधि, और ये संधि होगी क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चले आगे। ये संधि कई बार एग्जाम में पूछी हुई, आप याद रखिएगा। बंगाल में आप नजमुद्दौला रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों बताऊं, क्योंकि युद्ध के समय तो मीर जाफर था, लेकिन संधि के समय उसके पहले ही मर गया था, तो नजमुद्दौला उनका पुत्र नवाब बना था। तो ऑप्शन में मीर जाफर देगा तो गलती मत करना, नजमुद्दौला उसका बेटा उस समय था। हालांकि वो अल्पवयस्क था, बट अंग्रेजों ने उसको बिठा दिया था गद्दी पे। ठीक, तो ये चीजें आपकी हो गई है। अब हम चलते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि की होगी, जो क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में होती है। किसके, क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में। क्लाइव और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ठीक, द्वितीय संधि किसके बीच हुई, पहले इसको नोट करो, अवध के नवाब प्लस क्लाइव। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ही था, अवध के नवाब, और अवध के नवाब कौन है जब पता है, शुजाउद्दौला। ठीक, अच्छा अब इसमें हुआ क्या, अवध के नवाब से जब संधि हुई तो इसमें संधि में कहा गया, ये कहा गया कि आप कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़ के, इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़ के सारे क्षेत्र को अपने पास ही रखे। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र तो लिया और मुगल सम्राट को दे दिया, और बाकी सारे क्षेत्र लौटा दिए। बाकी ये तो दिया किसको, मुगल सम्राट को, और बाकी सारे क्षेत्र लौटा दिए। ठीक, क्या किए, बाकी सारे क्षेत्र लौटा दिए। उसके बाद दूसरा प्रावधान, 50 लाख रुपए अवध
के ऊपर चार्ज लगाया कि आप इतना हमें देंगे। 50 लाख रुपए नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए देने की बात की गई। किसको? कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को आप 50 लाख रुपया देंगे। पहला नोट करिए, कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस किया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। ठीक। अच्छा, अब जो पॉइंट आने वाला है ये आपके पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायित्व को दिखाएगा। इसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया क्या? तीसरा प्रावधान कहता है कि ब्रिटिश की सेना, अब देखिए दिमाग इनका, ब्रिटिश की सेना अवध के क्षेत्र में रहेगी, अवध के राज्य में रहेगी और अवध को जरूरत पड़ने पे सहायता करेगी, अवध के राजा को, नवाब को, अवध के सहायता के लिए। और खर्च कौन देगा? अवध का नवाब। उसका खर्च वहन कौन करेगा? अवध के नवाब करेंगे। अब सोचिए, अवध के नवाब के खर्च पे अपनी सेना रखवाएगा उन्हीं के राज्य में। अंग्रेज कितने चालाक हैं कि अपनी सेना अवध के राज्य में रखना है कि यानी आपको जब जरूरत पड़ेगी, कभी कोई युद्ध किया आपके साथ, तो हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी और आप खर्चा वहन कीजिए, हम युद्ध कर लेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो ये प्रावधान रखे 3। ठीक। अच्छा, एक चीज और कहा कि कंपनी को अब अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई। कर मुक्त व्यापार। ठीक। देखिए, पहला क्या? कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र अवध के नवाब को लौटा दिए गए। 50 लाख रुपया अवध के ऊपर डाला गया कि आप कंपनी को देंगे। ब्रिटिश की सेना अवध के राज्य में रहेगी, खर्चा अवध के नवाब उठाएंगे और वो अवध की सहायता करेगी युद्ध के दौरान। ठीक। और कर मुक्त व्यापार की सुविधा अब अवध के अंतर्गत अंग्रेजों को मिलेगी। अब सोचिए इन चीजों से, अब ऐसे बता दूं, ये जो प्रावधान है ना, ब्रिटिश की सेना अवध के राज्य में रहेगी, यही प्रावधान जो सहायक संधि बनती है, आप लोग पढ़ेंगे ना आगे चल के, सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड वेलेस्ली जो हम पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये उसकी जड़ है। सहायक संधि का प्रथम चरण कह लीजिए इसको, सहायक संधि का प्रारंभ के बीज के लिए, सहायक संधि के प्रारंभ के बीज हैं ये, जिसमें अंग्रेज कंपनी राजाओं की सहायता के लिए सेना रखेगी और वहन खर्चा राजाओं से कराएगी और फिर उसमें अन्य प्रावधान जोड़ेंगे वो, जैसे कि आपका जो से आप युद्ध किससे करेंगे या आप शांति किससे करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। कहीं न कहीं इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अंग्रेजों ने राजाओं को प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से गुलाम बनाना चालू कर दिया था। क्योंकि अगर आप युद्ध डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप शांति डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो फिर आप राजा किस बात के रह गए। तो अब इसी की जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत इलाहाबाद की द्वितीय संधि के अंतर्गत होती है, क्योंकि इसी में ब्रिटिश ने क्या कहा अवध के राजा को कि हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी और खर्चा आप दोगे और अवध की वो सहायता करेगी जब आप युद्ध में होगे। ठीक। अब इससे क्या होगा, खर्चा अवध का लगेगा, सेना मजबूत किसकी होगी, अंग्रेजों की। अब यहां से अंग्रेज अपनी पावर को बढ़ाना चालू करेंगे। ठीक। अब हम चलते हैं, ये चीजें हो गई। बंगाल का नवाब कौन बन गया, नजमुद्दौला, संधि हो गई पक्की, अंग्रेजों को खूब सारा फायदा मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन कैसे लगता है। देखिए अब वो क्या रहा है भाई, नजमुद्दौला तो नाम के ही नवाब हैं, तो अंग्रेजों ने क्या कहा, बोला कि हम यहाँ पे नायब सूबेदार के पद की संरचना करते हैं। ठीक। तो वो क्या करेगा, वो करेगा क्या कि जो शक्ति वाला मामला है, सैन्य शक्ति हो गई या न्याय शक्ति हो गई, उन पदों को धारण करेगा और राजस्व की वसूली के लिए भी उन्होंने नवाब तय करने शुरू कर दिए।
तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बंगाल में ताकत सारी आ गई अंग्रेजों के हाथ में और उत्तरदायित्व चला गया पूरा किसके उसमें, नवाब के ऊपर। इस प्रकार से यहाँ पे द्वैध शासन की स्थापना होती है। अब हम चलते हैं आगे, बंगाल में द्वैध शासन। इलाहाबाद की संधि हमने पढ़ ली, अब हम चलते हैं बंगाल में द्वैध शासन। ठीक, बंगाल में द्वैध शासन के लिए आपने देखा किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अभी देखिए चालाकी, देखिए कि वो पूरे बंगाल को भी कब्जा नहीं कर रहे, पूरे शासन को अपने हाथों में नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा लिए हैं, दीवानी का लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमने पूरे शासन या पूरे राजा को हटा दिया ना तो कहीं ना कहीं विद्रोह होने की समस्या है। अच्छा, पूरे शासन को संभालने में क्या होगा, समस्याएं होंगी, यूरोपीय शक्तियां भी हैं, वो भी कम्पीट करेंगी हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारिक हितों को नुकसान हो सकता है। तो कई चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट भी शासन कर रहे हैं वो, ठीक है, आगे वो ये भी खत्म करेंगे। अभी आपको बताते हैं कैसे। तो अब क्या किया अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पे नायब सूबेदार नाम के पद की रचना की। नायब सूबेदार, ठीक, इससे क्या हुआ, जो राजस्व वसूली की शक्ति है या जो चीजें हैं वो यहाँ के स्थानीय जमींदारों को दी। किसको? स्थानीय जमींदारों को, ठीक, स्थानीय जमींदारों को दी। शक्ति कहां चली गई? शक्ति चली गई अंग्रेजों के पास, क्योंकि जो न्यायिक शक्ति थी और सैन्य शक्ति वो इनके पास है, और जो उत्तरदायित्व रहा वो कहां गया? नवाब के ऊपर, ठीक। अब इससे क्या होता है, शक्ति इनके पास है, उत्तरदायित्व नवाब के ऊपर है, इसलिए क्या हुआ, प्रशासन खराब होता चला गया, प्रशासनिक समस्या पैदा हो गई। सर, तो प्रशासनिक समस्या यहां से पैदा होने लगी, ठीक है। तो ये जो द्वैध शासन लागू किया, ये 1765 में नजमुद्दौला के दौरान लागू किया गया था। अब ये प्रशासनिक समस्या पैदा होती है। अच्छा, अब चूंकि अंग्रेजों के ऊपर कोई दायित्व तो है नहीं, तो दबा के शोषण कर रहे हैं, किसानों से जबरदस्ती का राजस्व वसूल रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, कृषि को बहुत नुकसान हुआ, तो वो भी पिछड़ गई। तो इस प्रकार बंगाल में एक बुरी स्थिति आ गई, अकाल की स्थिति पैदा हो गई। 1770 में अकाल पैदा हो गया यहाँ बंगाल में। क्यों? क्योंकि शक्ति तो इन अंग्रेजों के पास है और ये कमा के अपना ले जाने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि राजस्व वसूलो और अपना लेके ब्रिटेन जाओ, और उत्तरदायित्व दे दिया नवाब के ऊपर। नवाब देखे, लेकिन नवाब के पास जब राजस्व आएगा तब तो नवाब कुछ कर पाएंगे, इसीलिए वहां पे प्रशासनिक समस्या पैदा हुई, कृषि पिछड़ गई, वहां पे अकाल पड़ गया। ये सब समस्याएं जब हुई और भ्रष्टाचार बढ़ा कंपनी में, तब अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने ध्यान दिया कि कंपनी कहीं ना कहीं वहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और घाटे में चीजें गड़बड़ी हो रही है, बहुत जल्दी गड़बड़ी हो रही है। तब वहां पे क्या होता है, इस द्वैध शासन को समाप्त कर वॉरेन हेस्टिंग आता है। कौन आता है? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आता है। ये क्या करता है, द्वैध शासन को समाप्त कर देता है और बंगाल के शासन पर
ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर देता है। द्वैत शासन समाप्त और बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना। ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना कर देता है। देखा, इस प्रकार आपने देखा कि कैसे कैसे इन्होंने एक क्रम में शुरुआत किया व्यापार से, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते फिर वहां हस्तक्षेप किया, फिर वहां से राजाओं से युद्ध किया, युद्ध करके दीवानी छीना, दीवानी के बाद शक्ति ले ली, दायित्व दे दिया नवाब पे, फिर हो गई समस्या ज्यादा, फिर आखिरकार 1773 में के आसपास वारेन हेस्टिंग आते हैं और द्वैत शासन को समाप्त कर अब बंगाल में नवाब का जो था ना सारा पद समाप्त कर दिया और स्वयं इस पूरी गद्दी पे बैठ जाते। इस प्रकार आपने देखा कि बंगाल को कैसे अंग्रेजों ने कैप्चर किया। ठीक, कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी उसने धीरे धीरे करके पूरे बंगाल पे शासन कर लिया। तो पहला जो गवर्नर बने, जो पहले गवर्नर बने बंगाल के, कौन बने? वारेन हेस्टिंग गवर्नर बने। कौन? फर्स्ट है बंगाल के फर्स्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग। इस प्रकार आपने देखा कि बंगाल को कैसे उन्होंने कैप्चर किया। ठीक, पहले एक फैक्ट्री लगाई छोटी सी कोलकाता में, फिर उसके बाद किलेबंदी की, सिराजुद्दौला से भिड़ गए, सिराजुद्दौला ने वो अटैक किया, फिर उसके बाद वो थोड़ा दूर गए फुल्टा द्वीप पे, फिर वहां से वापस आए, फिर उन्होंने सिराजुद्दौला से लड़ाई की, षड्यंत्र किया, उनकी हत्या करवाई, फिर मीर जाफर को बिठाया, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर और अंततोगत्वा उन्होंने 3 जो राजाओं का संघ बना था प्लासी के बाद बक्सर युद्ध में उनको हराया और पूरे बंगाल पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब इन्होंने क्या किया? बंगाल को अपने कब्जे में लिया, यहां से उनकी सशक्तिकरण ताकत बढ़ी। अब ये क्या करेंगे? यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के कहां जाएंगे? अब यहां से इस क्रम में ये बढ़ेंगे मैसूर पे। अब इनका अगला जो लक्ष्य है वो मैसूर को विजिट करना है। ठीक, अब ये क्या करते हैं? जब इन्होंने बंगाल को जीत लिया, अब इसके आगे ये मैसूर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं मैसूर में कैसे कैसे घटनाएं बढ़ती हैं आगे, और अंग्रेजों ने मैसूर को कैसे युद्ध और जो रणनीति थी या जो भी था कॉन्स्पिरेसी थी, कैसे कैसे इन्होंने मैसूर को अपने कंट्रोल में लिया। ये सब बड़े राज्य, उस समय के बड़े राज्य थे, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब। हाँ, पंजाब में भी इन्होंने शुरुआत में जानते हो कैसे किया था? पहले इन्होंने रणजीत सिंह, जो राजा रणजीत सिंह जी थे, उनसे पहले संधि की, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वहां का शासन कमजोर हुआ तो फिर उन्होंने अपना हाथ पांव फैलाना चालू किया। ठीक है, अब बात करते हैं मैसूर की। मैसूर के बारे में बात करेंगे कि मैसूर में प्रसार, मैसूर में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार। ठीक है, तो होता क्या है, मैसूर में ईस्ट इंडिया कंपनी अभी बंगाल को विजिट करके आ रही है और ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक पैरेलल भी चल रही है। ठीक है, आप इसको हेडिंग बनाइए, मैसूर में EIC का प्रसार, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार। आप मैप पे देखिए तो मैसूर की स्थिति कुछ ऐसी है। ठीक, लोकेशन दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं मैसूर को। और मैसूर में स्थिति बनती तब है, यहां पे एक है, सबसे स्टार्ट होता है, आप जानते हैं मैसूर वगैरह में विजयनगर साम्राज्य था पहले, फिर इसी के आगे यहां पे आड्यार वंश चलता है। ठीक है, आड्यार वंश जब विजयनगर साम्राज्य है वो जब विघटित होता है तो आड्यार वंश की स्थापना होती है।
अच्छा, आड्यार वंश में क्या होता है कि एक राजा है चिक्का कृष्णराज, इन्हीं के मंत्री हैं वित्त मंत्री, इन्हीं के वित्त मंत्री। ये आप नोट करिए, आड्यार वंश विजय साम्राज्य का विघटन होता है, ठीक है। जब विघटन होता है तो आड्यार वंश की उसी में स्थापना होती है। फिर चिक्का कृष्णराज होते हैं, फिर उनके होते हैं वित्त मंत्री नंदराज, ठीक। नंदराज, इन्हीं के सैनिक होते हैं हैदर अली। ठीक, इन्हीं के अब आपको पता है कि जो पहला अंग्रेजों का युद्ध हुआ है मैसूर का, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, वो किसके बीच हुआ? हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप यहां तक बना लीजिए कि ये तो परिचय है, आके बताऊंगा कि कैसे चीजें खराब होती हैं। ठीक, विजयनगर साम्राज्य पहले है, आपको पता ही है, शुरुआत में इसका विघटन होता है। एक समय के बाद आड्यार वंश की स्थापना, उसमें चिक्का कृष्णराज एक राजा होते हैं, उनके वित्त मंत्री होते हैं नंदराज। नंदराज का एक सैनिक है हैदर अली, ठीक है। इन्होंने 1761 में ये शासक बनते हैं वहां के, 1761 में, ठीक। 1761 में ये शासक बनते हैं मैसूर के हैदर अली। ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब होता क्या है इसमें, जो हैदर अली है ना, इनका जो फ्रांसीसियों के साथ थोड़ा सहयोगात्मक संबंध है। फ्रांसीसियों के साथ क्या है, फ्रांसीसियों के साथ इनका क्या है, सहयोगात्मक संबंध है। जो हैदर अली हैं, फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध है। और कहीं न कहीं इसी सहयोग के कारण अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी में आप समझ ही रहे हैं 3 कार्नाटिक वार हुए, तो फ्रांसीसी और अंग्रेज में तो लफड़ा चल ही रहा था, और हैदर अली का क्या है, झुकाव थोड़ा फ्रांसीसियों के साथ है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, अंग्रेजों के साथ इनकी संघर्ष की जो शुरुआत है यहीं से होती है। और इसके बाद एंग्लो मैसूर वार शुरू हो जाता है यहीं से, ठीक है। एंग्लो मैसूर वार यहां शुरू होता है। अब इसमें हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे एंग्लो मैसूर वार आगे बढ़ता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस हो नहीं पाए हैं, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि कहां से चीजें शुरू होती हैं और यहां पे आके वॉर का स्टार्ट होता है कि किस रीजन से वॉर होता है, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहां पे रोक के अब हम चलते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर एंग्लो मैसूर वार को खत्म करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, बंगाल वाली चीजें पढ़ी थी कि बंगाल में अंग्रेजी सरकार की कैसे कैसे विस्तार होता है, ठीक, कैसे कैसे चीजें बढ़ती हैं। तो अब हम अच्छा इसी को यहां रोक दो, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को शुरू करेंगे एंग्लो मैसूर वार से, ठीक। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इस चीज का डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो जब हमने पढ़ा था क्या, बंगाल अवध, बंगाल के नवाब, एआईसी वर्सेस बंगाल, ठीक है, ये जो चल रहा है इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं अब डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है,
यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो अंतिम गवर्नर कौन था इसका? मैंने आपको पढ़ाया था अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां, क्योंकि उसी के बाद नियुक्ति नहीं हुई, उसके बाद वंशानुगत चला था। तो अंतिम गवर्नर नियुक्त जो था वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है, किस युद्ध में? तो आप जानते हैं प्लासी के युद्ध में ही वो पराजित हुआ था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हराया गया 1757। ये 2005 का आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कि हमने जो पढ़ाया है वहां चीजें कितनी हद तक कवर कर पाती हैं। ठीक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में कॉन्स्पिरेसी रची, वो कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक स्थापना का सबसे बड़ा कदम बताया जाता है, क्योंकि वहां से उन्होंने जो एक क्या कहते हैं एक आर्थिक जो कदम उठाते थे, वो उनका जो आर्थिक स्टेप रहता था, इकोनॉमिक स्टेप, उसकी जगह उन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरिया में उन्होंने वहां से काम करना चालू कर दिया था। उन्होंने पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप किया था। अच्छा, ये पॉलिसी किसकी थी? ये पॉलिसी थी डुप्ले की। मैंने आपको जब पढ़ाया था फ्रांसीसी में कि फर्स्ट ऐसा यूरोपी था जिसने राजनीतिक हस्तक्षेप करके, डुप्ले की पॉलिसी क्या थी? राजनीतिक हस्तक्षेप करके लाभ कमाना, राजनीतिक हस्तक्षेप करके आर्थिक व सैन्य लाभ, आर्थिक राजनीतिक लाभ कमाना। ठीक, तो ये पहला ऐसा यूरोपी था डुप्ले, फर्स्ट यूरोपी ऐसा था जिसने ये पॉलिसी दी थी। जो डुप्ले था वो फर्स्ट यूरोपी था जिसने ये पॉलिसी दी थी कि राजनीतिक हस्तक्षेप करके आप आर्थिक राजनीतिक लाभ कमाइए, फायदा उठाइए। और राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब कोई युद्ध चल रहा है, उसमें किसी राजा का आप साथ दीजिए और उसका आप बेनिफिट उठाइए। ठीक, बेनिफिट उठाइए। अच्छा, इस पॉलिसी को लागू किसने किया? इस पॉलिसी को लागू किसने किया? इनके बाद क्लाइव, इनके डुप्ले के बाद इस पॉलिसी का फायदा उठाया क्लाइव ने। किसमें? क्लाइव ने उठाया अवध के साथ, कि अवध को ये दिया। और फिर यही पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली ने कब लागू की? सहायक संधि के रूप में। सहायक संधि के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक, तो ये नीति किसने दी? राजनीतिक हस्तक्षेप की डुप्ले ने, फ्रांसीसी गवर्नर जो थे, और इसका यूज अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से किया। नीति थी डुप्ले की, यूज किया क्लाइव और वेलेस्ली ने। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ था? तो प्लासी का युद्ध मैंने बताया था आपको कि बंगाल की लड़ाई सारी हुई थी, बंगाल के क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन आपका है उत्तराखंड पीसीएस का। फिर यू एमपीपीसीएस, देखिए हर एक एग्जाम में आया हुआ है। एमपीपीसीएस में क्या है? 2016 का क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अच्छा, बंगाल का नवाब कौन था? यूपीपीसीएस 2016 में पूछा है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल पहला ऑप्शन दे रहा सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला प्लासी में हार गए थे, तो वो तो हो ही नहीं सकते। मीर जाफर, तो मीर जाफर ही थे। क्यों? क्योंकि बक्सर के पहले मीर कासिम थे, और मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बिठाया गया था, उसी के बाद युद्ध हुआ था। तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी वह था? ये देखो 2 बार क्वेश्चन आया है, एक यूपीपीसीएस लोअर में, एक यूपी एलडीए एग्जाम में भी आया हुआ है। तो किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी? तो दीवानी किसने दिया था? दीवानी मिली थी इलाहाबाद की संधि, जो थी फर्स्ट संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा किसके बीच हुई थी?
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच दीवानी का अधिकार कौन देगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी के राइट्स जो थे वो अंग्रेजों की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का हम देख लेते हैं। सामने एग्जाम है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी में पूछा गया है इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया था। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने अपने अधिकारी नियुक्त नहीं किए। दीवानी राइट भले मिल गया था लेकिन वो जानते थे कि अगर अपने अधिकारी बिठाएंगे तो शायद वसूलने में यहाँ की जनता विद्रोह कर दे या हमारा पैसा फिर लगे अलग से, और अगर यूरोपीय शक्तियों से हमारा वो हो सकता है, मतलब द्वंद्व हो सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ के ही जमींदारों को ये शक्ति दी कि आप ऐसा करिए, दीवानी हमसे वसूल के ले आइए उनसे, मतलब बिहार और बंगाल उड़ीसा में। तो बिहार में किसको दिया गया? बिहार में एक राजा थे मोहम्मद रजा खां, ठीक है, इनको दिया गया कि आप उप दीवान के पद पे नियुक्त हुई, उप दीवान, और जो राजस्व है वो वसूल करिए। तो ये ऑप्शन हो गया आपका मोहम्मद रजा खां। और इसमें क्वेश्चन देख लीजिए आप, पूछा है कि वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था। देखिए मैंने आपको बताया था वांडीवास का युद्ध क्या था। वांडीवास वो युद्ध है जिसमें फ्रांसीसी अंततः पूरी तरीके से हार गए थे अंग्रेजों से। तो इसमें ऑप्शन है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ये हराया कब था? 1760 में, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच को हराया और इस तरीके से फ्रेंच की जो ताकत थी भारत में वो सीमित हो गई। ठीक, उन्हें किलेबंदी का अधिकार खत्म कर दिया, सेना रखने का अधिकार खत्म कर दिया। फिर वो शक्ति कहीं ना कहीं केवल व्यापारिक गतिविधियों में रह गई, फिर वो युद्ध की गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में आगे नहीं बढ़ पाई। फिर आता है आपका, इसमें मैच द फॉलोइंग के लिए दिया गया है कि बक्सर के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ। तो आपको मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था, एक तरफ कौन था बक्सर का, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। ये आप एकदम याद रखिएगा। क्लाइव बाद में आया था, क्लाइव युद्ध के समय नहीं था, क्लाइव संधि के समय था। क्लाइव था संधि के समय, क्लाइव युद्ध के समय नहीं था। ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो युद्ध के समय कौन था? युद्ध के समय जब बक्सर युद्ध हुआ तो बक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। और जो संघ बना था वो उसमें कौन कौन से थे? उसमें थे मुगल सम्राट शाह आलम। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसका फैक्ट बिल्कुल याद रखिए। तीनों नाम, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, और जो अपदस्थ बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको भगा दिया था वहां से। ठीक, तो हेक्टर मुनरो वर्सेस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन दोनों की जो युद्ध हुआ, इन दोनों के ग्रुप का, ये हुआ बक्सर के युद्ध में 1764, और जीत अंग्रेजों की हुई। और इसी सबसे निर्णायक युद्ध इसी को बोला जाता है भारत के इतिहास का। अंग्रेजों के संबंध में अगर बताया जाए तो सबसे निर्णायक युद्ध, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे ही कि कौन सा ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों की स्थापना को स्थापित कर दिया कि यही आगे शासन करेंगे। तो यही था बक्सर का युद्ध, क्योंकि उन्होंने तीन तीन राजाओं को एक साथ हराया था। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अंग्रेजों का जो बंगाल में प्रसार हुआ उससे रिलेटेड हमने
लगभग जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं हमने देखा उसको। और इसके पहले वाला जो चैप्टर मैंने कराया था आपको कि कंपनियों के किस ऑर्डर में वो आए थे, उसके क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी थी। इसमें एक यूपी आरओ का क्वेश्चन है, रिव्यू ऑफिसर का। अभी जैसे इस बार का क्वेश्चन पेपर हुआ है 27 को, तो 2016 में भी पेपर हुआ था, वो पेपर है। इसमें देखिए दिया गया है कि आप मैच द फॉलोइंग कराइए, कि स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ कंट्री दे रखा है, और कह रहा है कि आप सूचियों को मिलाइए। तो दे रखा है कि ट्रैंकोबार, कि ट्रैंकोबार किससे मैच करता है। ट्रैंकोबार में किसने किया था अपनी कंपनी की स्थापना? ट्रैंकोबार में डेनिस ने किया था। डेनिस की फर्स्ट फैक्ट्री कहां लगी थी? ट्रैंकोबार में। ट्रैंकोबार कहां है? तमिलनाडु। ट्रैंकोबार तमिलनाडु। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां थी? पहली फैक्ट्री स्थायी कौन सी थी? सूरत में। ठीक, तो ऐसे आप बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष पटना में की गई थी? तो जो पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई वो 1632 में की गई थी। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहां लिख लीजिएगा। डच फैक्ट्री पटना में स्थापित की गई 1632 में। ठीक, अच्छा डच की अगर कोई पूछ ले, ये तो हो गया पटना के सेंस है। डच की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? तो वो की गई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कह लीजिए, मछलीपट्टनम कह लीजिए, एक ही, दोनों एक ही नाम है। तो सबसे पहली कहां की गई थी? मसूलीपट्टनम में। अच्छा एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, इसमें पूछा है कि फ्रांसीसी शक्ति आंदोलन स्थापित करने में अपने असफल क्यों हो गए भारत में? फ्रांसीसी क्यों असफल हो गए? तो उसका रीजन पहला दे रहा है, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। नहीं, डुप्ले बहुत ही काबिल सेनापति था, तो ये ऑप्शन गलत है। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था? नहीं। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हैदर अली का फ्रांसीसियों से सहयोगात्मक संबंध था, कोऑपरेटिव इन लोगों का काम था, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते थे। और इसी वजह से अंग्रेजों से जो हैदर अली की भिड़ंत होती है, युद्ध होता है, वो इसी कारण से होता है, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे। तो अब इसमें चौथा ऑप्शन है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी सैन्य शक्ति के मामले में अंग्रेजों से कमजोर थी, ये बात सच है। तो ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, और वो पूछ रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इसका क्रम बताइए। ठीक, तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे कौन आए थे? डच। तीसरे पे कौन आए थे? अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। पांचों का क्रम मैंने आपको सबसे पहले क्लास में ही करवाया था, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस में भी आया हुआ है और आगे भी पूछेगा। ऑर्डर पूछता है कि कब आए, इन चीजों का ऑर्डर पूछता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है 2003 का यूपीपीसीएस का। ये कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, मैंने आपको क्या बताया था, किस राजा के काल में? लुई 14वें। मैंने लिखवाया था, आपके स्नैपशॉट में जाके देखिए, वहां पे लिखा है लुई 14। मैंने पहले ही लाइन में लिखवाया था कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो लुई 14वें के काल में इनके मंत्री कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2004 में आया हुआ, 14 में आया है, और 2013 में भी आया हुआ है पीसीएस में, कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। देखो ऑप्शन कैसा दिया है, लुई 14वें, 13वें, 15वें, 16वें। अगर आपको याद नहीं रहा ना तो आप वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो सोचिए 14, 15, 16, 13 दे दिया है, अगर आपको याद नहीं रहेगा टिक मार पाओगे? कभी नहीं मार पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे तुरंत। तो आप याद रखिए लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये यूपीपीसीएस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो देखो अब इसमें लुई 14वें राजा थे, लेकिन स्थापना किसने की थी? उनके मंत्री किसने? कोलबर्ट ने। ये भी मैंने आपको उसमें नोट करवाया है
कि कोलबर्ट उनके मंत्री थे, उन्होंने ही ये स्थापना करवाया था। ये कौन से मंत्री थे? वित्त मंत्री। मान लो कोई पूछ ले कौन से मंत्री थे, ये भी पता रहना चाहिए आपको, ठीक। अच्छा, अब पूछ रहा है क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में कहाँ लगाया? तो सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों कहाँ था? वो था सूरत में, ठीक है। अंग्रेजों का पहला अस्थायी कारखाना कहाँ था? मसूलीपट्टनम। लेकिन स्थायी कारखाना वो भी सूरत में था, फ्रांसीसियों का भी सूरत में था, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा। लगभग हमने क्वेश्चन जो तक अभी तक हमने टॉपिक कराया था वो हमने डिस्कस कर लिया है। और आप लोग, हमने तो यहाँ जो डिस्कस कर लिया। हमारा पर्पस ये था कि जिससे आप समझ पाए कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। अब आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, उसको रिवाइज करिए और उसके रिवाइज करने के बाद अपना पीवाईक्यू उठाइए। जैसे आपको यूपी पेट देना है, बिहार पीसीएस देना है, तो उसके पीवाईक्यू उठाइए और सॉल्व करिए। देखिए कि किस कहाँ से चीजें आ रही हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से हल हो रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते आप कमेंट करिए, हम उसको कवर कराएंगे, सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और हमारी कोचिंग का जो विजन है कि हम कम समय में आपको मैक्सिमम स्कोर कराने में सहायता करेंगे। तो इस प्रकार जो चीजें हमारी अच्छी हैं, जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही आप लगे रहिए मेहनत से, क्योंकि एग्जाम देखिए बहुत नजदीक है, समय ज्यादा बचा नहीं है। समय को बिना गंवाएं आप लोग चैनल पे जो वीडियोस आ रही हैं, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, जीएस है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, उन चीजों को आप पढ़ते रहिए और पूरे मन से लगे रहिए। और जो करंट अफेयर कराया गया उसको रिवाइज करते रहिए, चाहे वो इंडेक्स हो, पुरस्कार हो, सारी चीजें। तो इसी के साथ अभी इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप तो मेहनत से पढ़िए और फिर मिलते हैं लास्ट में।